हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे चल रही है पढ़ाई। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं आईआईटी जेईई 2010 का पेपर 1। इससे पहले हमने देखा था सिंगल करेक्ट टाइप क्वेश्चन। अभी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं मल्टीपल करेक्ट टाइप क्वेश्चन। तो यार, मल्टीपल करेक्ट टाइप क्वेश्चन में जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल होते हैं एंड हर एक ऑप्शन जो होता है हमारा वो एक क्वेश्चन की तरह होता है। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा बस, कि ये जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन के लिए मत देखना। अगर कुछ सीखने का मोटिव है तभी इस वीडियो को देखना। एंड अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो एटलीस्ट एक चैप्टर का एक क्वेश्चन जरूर देख के जाना, ताकि तुम्हें पता चलेगा कि उस चैप्टर का तुम्हारा एटलीस्ट एक कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया। एंड अगर उसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट यूज हो रहेंगे तो वो भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे हर एक क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले मैं ये बताता हूँ किस तरीके सोचना चाहिए। मैं एज ए स्टूडेंट पेपर सॉल्व करता हूं कि अगर मैं एग्जाम में बैठा होता तो मैं किस तरीके से सोचता, कौन कौन से कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं मेरे, किस तरीके से मैं उसको रिलेट कर पाऊंगा। तो उस तरीके से सॉल्व करोगे तो तुम्हारा क्वेश्चन 100% सॉल्व होगा। एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने का यही फायदा है कि इसी टाइप का क्वेश्चन दोबारा कभी आ गया तुम्हारे पेपर में, तुम मचा दोगे एंड 100% सॉल्व करके आओगे उस क्वेश्चन को। तो चलो स्टार्ट करेंगे। तुम्हारे स्क्रीन के सामने एक क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन को सबसे पहले तुम्हें खुद से अटेम्प्ट करना है, देन ओनली सॉल्यूशन देखना है। चलो, क्वेश्चन नंबर 1, लेट ए एंड बी बी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑन द पैराबोला। जैसे ही हमने देखा चैप्टर तुम्हारे दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए कि भाई ये पैराबोला का क्वेश्चन आ गया, तुरंत चले जाओ कहां पे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, बहुत ही सिंपल सा पैराबोला है। तुम तो ऐसे सोचो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एक पैराबोला है, तुरंत ऐसे माइंड में तुम्हारे ये आ जाना चाहिए कि एक पैराबोला ऐसा कुछ होगा। देन आगे पढ़ते चलते हैं क्वेश्चन को। इफ द एक्सिस ऑफ द पैराबोला टचेज ए सर्कल ऑफ रेडियस r हैविंग a b एज इट्स डायमीटर। क्वेश्चन ध्यान से देखना, एक पैराबोला है हमारे पास, उस पैराबोला पे दो पॉइंट ले लिया, उस दो पॉइंट को डायमीटर लेके एक सर्कल ड्रॉ किया जिसका रेडियस r होगा, एंड वो जो सर्कल है वो पैराबोला के एक्सिस को टच कर रहा है। Then the slope of the line joining A and B can be in terms of R। इसका मतलब R एक नॉन क्वांटिटी है। हम लोग A और B कैसे माने हमें भी नहीं पता है, हम लोग क्या कर सकते हैं, जनरल मानो। सिंस ये पैराबोला है एंड जनरल पॉइंट लेना है हमें, तो पैरामेट्रिक फॉर्म में ले सकते हैं। लेट्स से दिस इज A एंड दिस इज B, हमें भी नहीं पता है। A का कोऑर्डिनेट मैं कुछ देर के लिए इधर साइड में लिख दे रहा हूं, A T1 स्क्वायर 2AT1 ऐसा होता है ना, एंड y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x पैराबोला है, तो a की वैल्यू कितनी है, 1 है। सो वी कैन डायरेक्टली से डेट ये जो इक्वेशन होगा, ये जो कोऑर्डिनेट होने वाला है, ये होने वाला है T1 स्क्वायर कॉमा 2T1। सिमिलरली b का कोऑर्डिनेट क्या लोगे, तो तुम बोलोगे सर कोई T2 स्क्वायर कॉमा 2T2 होगा, और क्या ही कर सकते हैं। मुझे क्या फाइंड आउट करना है, स्लोप अगर फाइंड आउट करना है AB का, स्लोप ऑफ ए बी फाइंड आउट करना है, दिस मीन्स मुझे ये फाइंड आउट करना है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर, t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर कितना होगा, t2 माइनस t1 इंटू t2 प्लस t1। t2 माइनस t1 कट गया। ऐसा क्यों कट गया, क्योंकि t1 एंड t2 एक नहीं है, a और b दोनों डिफरेंट पॉइंट है। दिस मीन्स m ऑफ ए बी जो अल्टीमेटली आने वाला है वो आने वाला है 2 अपॉन T1 प्लस T2। मतलब आंसर जो हमारा होने वाला है वो 2 अपॉन T1 प्लस T2 होने वाला है। आगे जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके बेसिस पे हम लोग रिलेशन निकालेंगे। चलो, अब जो यहाँ पे रिलेशन गिवन है, बोला है ए बी को डायमीटर लेके एक सर्कल ड्रॉ किया गया। ए बी एक डायमीटर है, उससे एक सर्कल ड्रॉ किया। सर्कल जो है एक्सिस ऑफ द पैराबोला को टच कर रहा है, एंड सिंस ये पैराबोला इतना अच्छा है कि इसका एक्सिस ऑफ द पैराबोला एक्स एक्सिस है। ओके, दिस मीन्स ये पैराबोला, ये सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। आगे सोचो, अब मुझे T1 T2 में रिलेशन चाहिए। ये सर्कल यहाँ टच कर रहा है, सर्कल का कोई सेंटर होगा जो A और B का मिड पॉइंट होगा, लेट्स से C होगा। सो C से ये डिस्टेंस किसके बराबर होगा, यू विल से सर C से ये डिस्टेंस तो रेडियस के बराबर होगा। अब एक बात ध्यान से सोचना, मुझे T1 T2 का रिलेशन रेडियस के टर्म में लाना है, T1 T2 का रिलेशन रेडियस के टर्म में लाना है। अब ध्यान से देखो, मुझे A का कोऑर्डिनेट पता होगा, मुझे B का कोऑर्डिनेट पता होगा, क्या मैं C का कोऑर्डिनेट बता पाऊंगा, एंड लेट्स से C का कोऑर्डिनेट एक सेकंड के लिए अल्फा कॉमा बीटा है, तो
इसको अब इस तरीके से सोचो कि हमारे पास एक सर्कल है विच इज टचिंग द एक्स एक्सिस। तो तुम खुद सोचो, इसका कोऑर्डिनेट अगर अल्फा कॉमा बीटा है तो रेडियस ऑफ द सर्कल एग्जैक्टली बीटा के बराबर होगा कि नहीं? मॉड बीटा के बराबर तो होगा ही। हेंस रेडियस ऑफ द सर्कल विल बी एग्जैक्टली मॉड बीटा के बराबर। अच्छा, दिस मीन सी का जो y कोऑर्डिनेट होगा उसका मॉडुलस रेडियस के बराबर होगा। हाँ, सी का y कोऑर्डिनेट होगा कितना? सी तो मिड पॉइंट है ए और बी का। ए और बी का जो मिड पॉइंट है, तो ए और बी का जो मिड पॉइंट है, एंड मुझे सिर्फ फोकस करना है इस पे, तो मैं इन दोनों का मिड पॉइंट निकालूंगा। दैट इज 2t1 प्लस 2t2 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज t1 प्लस t2। इसका मतलब इसका जो y कोऑर्डिनेट आएगा वो t1 प्लस t2 आएगा, x कोऑर्डिनेट आएगा t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर बाई 2। ओके, सो रेडियस विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ t1 प्लस t2। अच्छा, मॉड क्यों ले लिया? मैंने तो डायग्राम में ऊपर दिखाया, तो मॉड लेने की जरूरत क्या है? नहीं, डायग्राम कैन बी लाइक दिस ऑल्सो। यहाँ पे एक पॉइंट ए हो सकता है, यहाँ पे एक पॉइंट बी हो सकता है, यहाँ से भी तो हो सकता है ऐसा सर्कल। हेंस हमें मॉड लेने की जरूरत है। इसका मतलब t1 प्लस t2 का वैल्यू जो आएगा वो प्लस और माइनस रेडियस के बराबर आ सकता है। हेंस जो हमारा आंसर है स्लोप ऑफ ए बी वो आ गया 2/r विथ प्लस और माइनस। अब देख लो कौन सा आंसर सही है। 2/r विथ प्लस एंड माइनस, ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। अब देखो यहाँ पे तुक्का भी मारा जा सकता था। अगर तुमने देखा होता कि भाई 37 मुझे ये निकालना है, तो 2 समथिंग आ रहा है, तो लेट से कुछ नहीं समझ में आ रहा था, तो 2/r वाला एक ऑप्शन था ही, तो वही मार के चले आते, ठीक है। लेकिन आजकल तो मल्टीपल करेक्ट में ऐसा हो गया है कि तुम्हें पार्शियल मार्किंग मिलता है। मतलब अगर तुम एक ऑप्शन, 3 ऑप्शन करेक्ट है या 2 ऑप्शन करेक्ट है, एक ऑप्शन भी सही वाला टिक करके आ जाते हो, तुम्हें कुछ मार्क्स मिल जाएगा। पहले के ज़माने में ऐसा नहीं था। पहले के ज़माने में जितने करेक्ट ऑप्शन है सारे के सारे मार्क करके आओगे तभी तुम्हें फुल मार्क्स मिलेगा, नहीं तो 0 एंड नेगेटिव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल का है। बोला लेट ABC बी द ट्राइंगल सच दैट एंगल ACB इज इक्वल टू π/6। इन्होंने भाई सीधा बता दिया, तो हम लोग क्या करेंगे, एक रैंडम डायग्राम बना लेंगे ABC का, ABC। इसके सामने वाला साइड इज A, इसके सामने वाला साइड इज B, इसके सामने वाला साइड इज C। एंगल C गिवन है ACB, दैट इज π/6 गिवन है। जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो मैंने ऐसे ही डिनोट कर दिया। बोला ABC डिनोट द लेंथ ऑफ द साइड अपोजिट टू AB एंड C रिस्पेक्टिवली। ये तो हमें पता ही है, ठीक है, फिर भी ये लोग लिख देते हैं ताकि रिस्क ना ले, ठीक है। द वैल्यू ऑफ x फॉर विच A की वैल्यू इतनी होनी चाहिए, B की वैल्यू इतनी होनी चाहिए, C की वैल्यू इतनी होनी चाहिए। x की ऐसी क्या वैल्यू हो जिसके लिए ABC ये हो जाए। अब तुम सोचो ABC में एक रिलेशन निकालेंगे, काम बन जाएगा, एंगल गिवन है। अब सोचो एक एंगल गिवन है, 3 साइड गिवन है, कौन सा रूल? मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, अगर तुमने एसओटी में सिर्फ और सिर्फ साइन रूल और कोसाइन रूल पढ़ के गए हो तो तुम्हारे क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। तो अब तुम सोचो, कोसाइन रूल में यही तो बताया जाता है भाई, 3 साइड हो, एक एंगल हो, तो हम लोग हमेशा एक कोसाइन रूल उन दोनों के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं। दैट इज cos C की वैल्यू आने वाली है A² प्लस B², एडजेसेंट साइड का सम ऑफ द स्क्वायर माइनस सामने वाले साइड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स एडजेसेंट साइड का प्रोडक्ट। ये एक फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला में सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, है कि नहीं? ओके, तो इसका मतलब इतना इजी क्वेश्चन पूछते नहीं, इसमें डालो ना वैल्यू, अभी कितना टाइम लगेगा देखते रहना। वैल्यू डाल के देख लेते हैं। A² x² प्लस x प्लस 1, x² प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर, हल्का सा भी मिस्टेक नहीं करने का है, नहीं तो पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। B² x² माइनस 1 का होल स्क्वायर, x² माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस C² है 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स AB, A है x² प्लस x प्लस 1, P है x² माइनस 1 इज इक्वल टू कॉस ऑफ π/6, कॉस π/6 कॉस 30 डिग्री √3/2, √3/2। बस इसे हमें सॉल्व करना है। अब बहुत अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं, उससे पहले इसको ओपन करो। A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर, A² प्लस B² प्लस C² प्लस
2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ये हो गया, प्लस a माइनस बी दी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस a प्लस बी दी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन आगे माइनस है तो -1 प्लस 2ab, लेकिन आगे माइनस है तो -4x 2ab है ना, ये आ गया ऊपर वाला, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स टू द पावर 4, एक्स स्क्वायर इंटू -1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, एक्स इंटू -1 माइनस एक्स, 1 इंटू एक्स स्क्वायर तो प्लस एक्स स्क्वायर, 1 इंटू -1 तो -1, 6 टर्म आ गए। हाँ, इज इक्वल टू √3 गिवन है, बस इसको सॉल्व करना है। देखो हाँ, यहां से आई कैन सी क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, 2x स्क्वायर से -2x स्क्वायर कट गया, देन यहां पे x स्क्वायर से -x स्क्वायर कट गया, ये +1 से -1 गया, आगे कुछ जा नहीं रहा है तो उसको लिखना पड़ेगा। चलो लिख लेते हैं, x टू दी पावर 4, x टू दी पावर 4, 2 बार x टू दी पावर 4। अभी कुछ देर के लिए इसको अब हटा देते हैं क्योंकि लिख लिया हमने। एक्स क्यूब का टर्म ऊपर सिर्फ एक बार है, डेट इज 2x क्यूब, ये भी गया। ओके, देन एक्स स्क्वायर का टर्म एक्स स्क्वायर एंड -4x स्क्वायर तो -3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का भी टर्म खत्म। देन x का टर्म देखो 2x -4x तो -2x, देन इधर +1 इज इक्वल टू √3 टाइम्स x टू दी पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस x -1। ओके, अब ये x टू दी पावर 4 में इक्वेशन आ गया, सॉल्व करना है हमें। इसमें हम लोग कुछ देख सकते हैं, कुछ निकलेगा। 2x क्यूब इधर कॉमन है तो x स्क्वायर x प्लस 1 बच रहा है ये। ओके, देन x प्लस 1 बचाने के लिए आई कैन से इसको लिख दो -2x स्क्वायर -2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू √3 टाइम्स, इसमें x क्यूब कॉमन लिया तो x प्लस 1 बचा एंड माइनस कॉमन लिया तो x प्लस 1 बचा। 2x क्यूब इंटू एक्स प्लस 1 -2x इंटू एक्स प्लस 1 माइनस x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। कैसे किया, माइनस कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर -1 बन गया तो x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू √3 टाइम्स x प्लस 1 ओवरऑल में कॉमन, ब्रैकेट के अंदर गया x क्यूब -1। ओके, अब आगे देखो, x प्लस 1 x प्लस 1 x प्लस 1 x प्लस 1 हर जगह से कैंसिल आउट हो गया क्योंकि x प्लस 1 कैन नेवर बी 0, x कैन नेवर बी इक्वल टू -1। ओके, सो यहां से ये आ गया अब 2x क्यूब -2x माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू √3 टाइम्स x क्यूब -1। अब यहां से ये आ रहा है 2x क्यूब -3x, या फिर इसको ऐसे ही देखो, 2x कॉमन लोगे तो x स्क्वायर -1 तो x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, माइनस कॉमन लोगे तो x माइनस 1, और यहां पे भी √3 में a क्यूब माइनस बी क्यूब लगाओगे तो a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ओके, अब x माइनस 1 भी दोनों साइड से कैंसिल आउट हो गया। क्यों कैंसिल आउट हो गया? क्योंकि x कैन नॉट बी इक्वल टू 1। x अगर इक्वल टू 1 हो गया तो ये b वाला साइड 0 हो जाएगा, ठीक है, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो x नॉट इक्वल टू -1 तो x माइनस 1 x माइनस 1 x माइनस 1 कट गया यहाँ से। तो अल्टीमेटली हमारे पास आया 2x मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू √3 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। दिख रहा है क्वेश्चन? शुरुआत में तो लगा था बहुत ईजी है, सॉल्व करते जाओ इसको। अब आगे देखो, 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू √3x स्क्वायर प्लस √3x प्लस √3, ठीक है।
तो अल्टीमेटली दिस इज इक्वल टू √3 माइनस 2, या फिर 2 माइनस √3 इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी, तो 2 माइनस √3 इंटू एक्स स्क्वायर 2 प्लस 2 माइनस √3 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस √3 इज इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया जिसको सॉल्व करेंगे एक्स की वैल्यू आ जाएगी। एक्स विल बी इक्वल टू माइनस बी डेट इज √3 माइनस 2 प्लस और माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर डेट इज 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर, 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर डेट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab डेट इज 4√3। तो दिस 7 माइनस 4√3, तो उधर से आ गया 7 माइनस 4√3, बी स्क्वायर माइनस 4ac 4 टाइम्स a 2 माइनस √3 इंटू सी इज √3 प्लस 1 विथ नेगेटिव साइन, तो माइनस माइनस प्लस कर दो पहले तो यहां से आ गया ये 4 2√3 प्लस 2 माइनस 3 माइनस √3, ठीक है। तो ये आ गया 4 इंटू 2√3 माइनस √3 डेट इज √3 2 माइनस 3 माइनस 1, तो दिस इज 4√3 माइनस 4, so this is 4√3 minus 4, okay, so 4√3 कैंसल आउट हो गया, डिवाइड बाय 2 है, 2 टाइम्स 2 माइनस √3, ठीक है। कैलकुलेटिव क्वेश्चन है थोड़ा सा और कुछ नहीं। कॉन्सेप्ट वाइज तो मतलब ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन कैलकुलेशन वाइज बहुत ही बेकार क्वेश्चन है। तो अंदर आ गया 7 माइनस 4√3, तो दिस इज √3 माइनस 2 प्लस एक बार √3 डिवाइड बाय 2 इंटू 2 माइनस √3, एक रूट आया, दूसरा रूट आएगा √3 माइनस 2 माइनस √3 डिवाइड बाय 2 इंटू 2 माइनस √3। अब इस आंसर को भी रैशनलाइज करना पड़ेगा, दिस इज 2 √3 माइनस 2 डिवाइड बाय 4 माइनस 2 √3, है ना, या फिर 2 इंटू 2 माइनस √3। अब देखो ऊपर 2 कॉमन ले लोगे तो ये -1, 2 से 2 कैंसल आउट हो गया। अल्टीमेटली दिस इज √3 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस √3। अब तुम्हें समझ में आ ही गया है करना क्या है, ठीक है। इसको बस रैशनलाइज करना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा बहुत ही आसानी से, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। लेट Z1 Z2 बी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है। कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत ही आसान टॉपिक नहीं है, अप्रैल फुल बनाया। कॉम्प्लेक्स नंबर आसान टॉपिक नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था। कैसे? क्वेश्चन देखने में तो बहुत डरावना लग रहा है, लेकिन जिसको बेसिक फंडा मालूम है वो इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेगा। Z1 Z2 बी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, लेट Z इज इक्वल टू 1 माइनस टी, Z इज इक्वल टू 1 माइनस टी टाइम्स Z1 प्लस टी टाइम्स Z2। दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 Z2 एंड Z उन दोनों में इस तरीके से रिलेटेड है। ओके, फॉर सम रियल नंबर t, t एक वैल्यू है जो कि 0 से 1 के बीच में है। इफ आर्ग्यूमेंट ऑफ w denotes द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ द नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर w, देन ये सब पूछा गया है। ठीक है भाई, कर लेंगे, बहुत ही सिंपल है ये। अब इसमें बस एक चीज पकड़ना था, जिस बच्चे ने उस चीज को पकड़ लिया उसका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बस यहाँ देखो 1 माइनस टी और टी का सम जो है, 1 माइनस टी और टी का सम जो है वो तो 1 आ रहा है। तो इसका मतलब ये लिखा क्या हुआ है, ये तो सेक्शन फॉर्मूला लिखा हुआ है, mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाय m प्लस n। अच्छा, दिस मीन्स देयर आर z1 z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो एक स्ट्रेट लाइन पे है, एंड z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि इन दोनों को किस तरीके से डिवाइड कर रहा है, t एंड 1 माइनस टी के रेशियो में। तभी तो mx2 nx1 डिवाइड बाय m प्लस n, ये फंडा चलेगा। ओके, सो इस टाइप का सिचुएशन है। अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया, अब सारे ऑप्शन सॉल्व हो गए। देखो ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 जब देखोगे तो इसको मैं हटा देता हूं, देखने में अच्छा नहीं लग रहा होगा, कोई बात नहीं। हाँ, मॉडुलस ऑफ दिस इज मॉडुलस ऑफ दिस, सही बात है। z माइनस Z1 का मॉडुलस मतलब ये डिस्टेंस, z माइनस Z2 का मॉडुलस मतलब ये डिस्टेंस। इन दोनों डिस्टेंस को सम करेंगे तो क्या ये टोटल डिस्टेंस के बराबर आएगा? बोलेंगे हाँ 100% आएगा, ऑप्शन नंबर ए 100% राइट है। नेक्स्ट, आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस Z1, आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस Z1, ठीक है। आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस Z2, आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस Z2, अरे ये तो अपोजिट आ रहा है ना। आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस Z1 किया एंड z माइनस Z2 किया, तो ये दोनों अपोजिट में है ना, ये मतलब
ये इसका अगर थीटा आता तो ये माइनस थीटा आएगा, ठीक है। सो ये सही नहीं है, ऑप्शन नंबर बी गलत हो गया भाई, गलत हो गया एकदम। ऑप्शन नंबर सी, इसमें बच्चे फंसे होंगे, एंड सिंस आज के जमाने में तुम फंसोगे नहीं, क्योंकि अगर तुम्हें नहीं भी आता है तुम इसको सॉल्व कर लोगे। अब देखो इसको, देखो ये लिखा क्या हुआ, इसको पहले ये देखो, ओपन करते हैं पूरा डिटर्मिनेंट को। z माइनस z1 मल्टीप्लाइड बाय z2 बार माइनस z1 बार इज इक्वल टू क्यों किया, माइनस टाइम्स z बार माइनस z1 बार, ओके, इंटू z2 माइनस z1 इज इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है। सो यहां से आई कैन सी कि भाई ये जो है ना, ये आ गया z माइनस z1 मल्टीप्लाइड बाय z2 बार माइनस z1 बार इज इक्वल टू z माइनस z1 मतलब z बार माइनस z1 बार इंटू z2 माइनस z1, ओके। सो यहां से z माइनस z1 डिवाइड बाय z बार माइनस z1 बार आया इज इक्वल टू z2 माइनस z1 डिवाइड बाय z2 बार माइनस z1 बार आया। एक माइनस साइन मल्टीप्लाई कर दो, z माइनस z1 अपॉन z1 बार माइनस z बार इज इक्वल टू z2 माइनस z1 डिवाइड बाय z1 बार माइनस z2 बार, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई किया। अब तुम्हें अगर पता है, लोकस ओकस पढ़े हो, तुम्हें पता चलेगा सर ये तो एक स्लोप है कॉम्प्लेक्स नंबर में, ये भी एक स्लोप है लाइन का, ठीक है। और बोला गया क्या, ये दोनों स्लोप सेम है, z माइनस z1 का स्लोप एंड z2 माइनस z1 का स्लोप, बोलेंगे हाँ सेम है, z माइनस z1 का स्लोप एंड z2 माइनस z1 का स्लोप, दोनों का स्लोप सेम है, हेंस ये आंसर सही है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो बी का जस्ट अपोजिट दिया ना डी, z माइनस z1 एंड z2 माइनस z1, दोनों सेम डायरेक्शन में, हेंस ये दोनों आर्ग्यूमेंट सही है, दोनों का थीटा सही है। तो आंसर आ गया ए सी डी। बस क्या एनालाइज करना था कि भाई ये जो लिखा हुआ है ना, ये एक स्ट्रेट लाइन लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, अब आगे के भी क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, देखना ध्यान से। क्या है भाई, ये कैलकुलस का क्वेश्चन दिख रहा है कुछ, ठीक है। लेट एफ बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन द इंटरवल 0 to infinity। एक फंक्शन है जो कि 0 से इन्फिनिटी मतलब पॉजिटिव साइड में डिफाइंड है, बाय एफ एक्स इज इक्वल टू ln x प्लस इंटीग्रेशन 0 से x रूट अंडर t प्लस साइन t नहीं है, सॉरी 1 प्लस साइन t dt, ओके। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू, f डबल डैश एग्जिस्ट, f डैश एग्जिस्ट, f डैश निकालना पड़ेगा, एंड वो हमें पता भी चल गया था क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्यों, क्योंकि भाई ये देखा गया है, जब भी इंटीग्रेशन में लिमिट में वेरिएबल हो, जब भी इंटीग्रेशन में लिमिट में वेरिएबल हो, क्या लगता है, न्यूटन लेबनिट्ज फार्मूला, तो f डैश की बात होंगी ही। f डैश इज इक्वल टू आ गया ln x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x प्लस इसका इंटीग्रेशन आ गया 1 प्लस साइन x। f डबल डैश एक्स की बात भी हुई है, तो f डबल डैश एक्स भी निकाल ही लूंगा, 1 अपॉन एक्स का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सॉरी रूट एक्स का डिफरेंस 1 अपॉन 2 रूट अंडर 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 का डिफरेंशिएशन 0 साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। ये आ गया f डबल डैश एक्स एंड f डैश एक्स। अब ऑप्शन नंबर ए और बी सॉल्व हो जाएगा फटाक से। बोला गया f डबल डैश एक्स एग्जिस्ट फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, मतलब x बिलोंग्स टू 0 to infinity। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये तो ठीक है एग्जिस्ट करता है, x ग्रेटर x इज इक्वल टू 0 पे वो अनडिफाइंड है, तो x ग्रेटर देन 0 मतलब 0 पे इंक्लूड नहीं कर रहे हो, तो ये डिफाइंड है। ये बंदा फंस जाएगा, क्यों फंस जाएगा ये बंदा, क्योंकि डेनोमिनेटर 0 हो जाएगा, साइन x कैन बी -1 इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम, 0 के आगे ऐसे बहुत सारी बार साइन x -1 होता है, यहां भी होगा, यहां भी होगा, ऐसे बहुत सारे पॉइंट आ जाएंगे जहां पे ये अनडिफाइंड हो जाएगा, और ये अनडिफाइंड हो गया तो ये अनडिफाइंड और ये डिफाइंड नहीं, बोलेंगे f डैश एग्जिस्ट नहीं करेगा हमेशा, गलत हो गया, ऑप्शन नंबर ए ट्रू नहीं है, दिस इज फॉल्स। अब बी ऑप्शन चेक कर लो, बोलोगे f डैश एक्स एग्जिस्ट फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, पहली बात तो ये लाइन, क्या ये सही है, बोलेंगे हाँ, ये 0 पे सिर्फ अनडिफाइंड है, ये कभी अनडिफाइंड होगा नहीं, क्योंकि 1 प्लस साइन एक्स
1 प्लस साइन एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। दिस मीन्स रूट को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, रूट हमेशा डिफाइंड होगा। हेंस ये तो ऑलवेज डिफाइंड है एंड ये सिर्फ 0 पे अनडिफाइंड होता है, तो 0 लिया नहीं गया है। दिस मीन्स ये डिफाइंड है पूरा, तो एग्जिस्ट करता है। एफ डैश इज कंटिन्यूअस, एग्जिस्ट करता है। एक्स की ऐसी कोई वैल्यू नहीं जहां पे अनडिफाइंड है, तो ये कंटिन्यूअस हो जाएगा। बट नॉट डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जहां जहां पे एफ डबल डैश एक्स एग्जिस्ट नहीं करेगा वहां डिफरेंशिएबल कैसे होगा? मतलब ये एक फंक्शन है, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन ये है। डिफरेंशिएशन क्या हमेशा एग्जिस्ट करता है 0 से इन्फिनिटी में? बोलेंगे नहीं करता है। दिस मीन्स एफ डैश एक्स हमेशा डिफरेंशिएबल होगा क्या? बोलेंगे नहीं होगा, और उसने भी वही बोला है कि नहीं होगा। हेंस ये वाला स्टेटमेंट ट्रू हो गया, ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। अब ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी जो है ना वो खतरनाक है। खतरनाक क्या मतलब? थोड़ा सा दिमाग से सोचने। बोला गया देयर एग्जिस्ट अ वैल्यू ऑफ अल्फा ग्रेटर देन 1 such that modulus of fx, that is modulus of fx, f dash x 1 upon x plus root under 1 plus sin x, मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी मॉड विल बी लेस देन मॉडुलस ऑफ ln x प्लस 0 से x इंटीग्रेशन 1 प्लस साइन टी dt। क्या अल्फा से इन्फिनिटी में कोई अल्फा जो 1 से बड़ा हो ऐसा पॉसिबल है? बोलेंगे हाँ ये पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? देखना, देखो जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी इसकी वैल्यू कम होनी स्टार्ट हो जाएगी, एंड इसकी वैल्यू तो लिमिटेड है, बाउंडेड है, ये एक रेंज में ही हमेशा घूमता रहेगा। दिस मीन्स ये एक चीज हो गया जो बाउंडेड हो गया। बाउंडेड का मतलब क्या है? जिसका मैक्सिमम वैल्यू इज फिक्स्ड, इसकी मैक्सिमम वैल्यू फिक्स है। लेकिन ये भाई अनबाउंडेड चीज है। क्यों अनबाउंडेड है? x की वैल्यू बढ़ाते चलो ln x की वैल्यू बढ़ते जाती है, प्लस x की वैल्यू बढ़ाते चलो ये एरिया अंडर द कर्व भी बढ़ता जाएगा। दिस मीन्स दिस इज अनबाउंडेड। तो ये बड़ा होगा इससे, लेकिन ये कैसे बोल सकते हैं कि 1 से ही बड़ा होगा? देखो एग्जैक्टली 1 डालोगे तो तुम्हें पता चलेगा, एग्जैक्टली 1 डालोगे तो तुम्हें पता चलेगा दिस इज 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस साइन 1। ठीक है, अब तुम ये बता नहीं पाओगे। ठीक है, ln 1 0 हो जाएगा, 0 से 1। लेकिन तुम अगर e पे कंपेयर करोगे, एग्जैक्टली e पे कंपेयर करो, e पे, तो तुम्हें पता चलेगा यार 1 अपॉन एक्स एंड ln x में ही कंपेयर करते हैं, तो e जो वैल्यू आती है उस पे ये वाला बंदा 1 होता है एंड ये वाला बंदा 1 अपॉन e होता है। मतलब ये बंदा बड़ा हो गया, मतलब 1 से बड़ा ऐसा नंबर मिल ही जाएगा जिसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। 1 से बड़े नंबर में ऐसा वैल्यू मिल ही जाएगा जिसपे ये वैल्यू सेटिस्फाई हो जाएगी। हेंस ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर डी को देखो, बोला गया देयर एग्जिस्ट अ बीटा, एक बीटा होगा जो पॉजिटिव है, सच दैट मॉडुलस एफ एक्स प्लस मॉडुलस एफ डैश एक्स इज लेस देन बीटा। अब देखो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये पूछे रहते ना मॉडुलस एफ डैश एक्स इज लेस देन बीटा, तो ट्रू हो जाता। मॉडुलस एफ डैश एक्स इज लेस देन बीटा, या मॉडुलस नहीं एफ डैश एक्स इज लेस देन बीटा, एफ डैश एक्स की कुछ मैक्सिमम वैल्यू है, तो ये ट्रू हो जाता। लेकिन ये फॉल्स हो गया। क्यों? क्योंकि एफ एक्स अभी तुरंत हमने डिस्कस किया अनबाउंडेड, ये तो इनफाइनाइट जाएगा, इसका अपर लिमिट लोअर लिमिट हम लोग डिफाइन ही नहीं कर सकते। और ये डेफिनेशन किसका है? ये डेफिनेशन है बाउंडेडनेस का, कि भाई एक चीज में तुमने बाउंड कर दिया, इसको बाउंडेड नहीं है, ये अनबाउंडेड है, क्योंकि एफ एक्स एक अनबाउंडेड फंक्शन है। तो ये रॉन्ग हो गया। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैं बोलूंगा, सी एंड डी ऑप्शन बहुत ही बढ़िया थे, ए एंड बी ऑप्शन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, सी एंड डी ऑप्शन अच्छे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इंटीग्रेशन, जिससे मैक्सिमम बहुत सारे बच्चे को डर लगता है। ठीक है, एंड ये जो इंटीग्रेशन है, इस टाइप के इंटीग्रेशन देख के और डर जाते हैं बच्चे। देखो द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल, कुछ नहीं पूछा है, बस एक इंटीग्रेशन पूछ दिया, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन। आईटीजेई इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कम पूछता है। क्यों? क्योंकि बच्चे क्या करेंगे, ऑप्शन को डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, लेकिन उन्हें पता है कि भाई डेफिनेट पूछो। अब कोई बच्चा ऑप्शन डिफ्रेंशिएट नहीं करेगा। इसमें तुम्हें बहुत अलग अलग टाइप के थॉट आ सकते हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर देखे एक्स को tan थीटा रखने का भी सोच सकते हो, एंड ये सब थॉट आ सकते हैं। tan थीटा रखने का ये भी सोच आ सकता है कि ये पाई वाई है। ठीक है, दैट कैन बी वन ऑफ द वे। लेकिन एक और इजिएस्ट वे है 0 से 1,
तुम तो बस इसको ऐसे देखो, बहुत सारे बच्चे किंग्स रूल भी लगाएंगे, किंग्स रूल लगाने से तुम्हें पता चलेगा कोई फायदा नहीं हो, क्योंकि ये तो इंटरचेंज हो जाएंगे, ये बंदा फंस जाता है। ठीक है, तो 0 से 1 इंटीग्रेशन है, ऊपर वाले को x 1 प्लस एक्स स्क्वायर में रिड्यूस कर देते हैं, हर जगह से काट देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, काम बन जाएगा। कैसे करेंगे ऐसे, देखो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिखो, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसको ओपन करो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx है। अगला स्टेप, उसको और रिड्यूस करेंगे, 0 to 1 x टू द पावर 4। इसको कैसे रिड्यूस करेंगे, तो तुम बोलो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। मैंने इसको एक टर्म माना, इसको एक टर्म माना, ठीक है, डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो अब स्प्लिट कर दो, देखा लाइफ कितना आसान हो गया। बस यही ट्रिक था, इसको कैसे ओपन करेंगे यही ट्रिक था। तुमने अच्छे से ओपन कर लिया, काम बन गया भाई। देखो अब ये इंटीग्रेशन बन गया 0 to 1 x टू द पावर 4 सब में मल्टीप्लाइड है, ये बन गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर सिर्फ प्लस 4 एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको अभी कुछ नहीं किया, माइनस 4x 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस स्क्वायर कट गया, एक इधर से भी कटा, dx 0 to 1 x टू द पावर 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ओके, प्लस x टू द पावर 4 इंटू, इसको ध्यान से देखो, 4 को बाहर में निकालता हूं, इस टाइप का इंटीग्रेशन तुमने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 कर दिया, बस खत्म। तो ये बन गया 0 से 1 x टू द पावर 4, मतलब x टू द पावर 6 ले लो, माइनस 4 इंटू एक्स टू द पावर 5 प्लस एक्स टू द पावर 4 प्लस 4 इंटू एक्स टू द पावर 4, यहाँ छूट गया है, ये 1 है, तो 4 इंटू एक्स टू द पावर 4, यही है ना। ओके, इसको लिखा 4x एक्स टू द पावर 4 माइनस 4 इंटू एक्स टू द पावर 4 अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। ओके, अब इसको सॉल्व करना है, दिख रहा है हमें, इसका इंटीग्रेशन तो बहुत इजी हो गया मेरे लिए, ये तो बहुत ही आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। अब इसको आगे कैसे करना है वो सोचते हैं, ठीक है, तो इसको भी सॉल्व कर लेंगे हम लोग। देखो 0 से 1 एक्स टू द पावर 6 माइनस 4 इंटू एक्स टू द पावर 5 प्लस 5 इंटू एक्स टू द पावर 4, यहां तक तो आ चुके हैं, माइनस 4, अब इसमें भी प्लस माइनस 1 कर देते हैं, एक्स टू द पावर 4 माइनस 1 प्लस 1, नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर स्प्लिट कर देते हैं, क्योंकि जब तक यार डिनोमिनेटर में रहेगा ना हम लोग इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे यार। ये आ गया फिर से, अभी बाद में एक ही बार में इंटीग्रेट कर दूंगा मैं, 4 इंटू एक्स टू द पावर 5 प्लस 5 इंटू एक्स टू द पावर 4 माइनस 4 इंटू, अब देखना ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 कट जाएगा, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इंटीग्रेशन इजी हो गया, 4 अपॉन, ये आ गया एक्स टू द पावर 7 अपॉन 7 माइनस 4 इंटू एक्स टू द पावर 6 अपॉन 6 प्लस 5 इंटू एक्स टू द पावर 5 अपॉन 5 माइनस 4 इंटू एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स माइनस 4 इंटू tan इनवर्स एक्स। इंटीग्रेशन का लिमिट 0 से 1, 0 डालने पे सब 0 हो जाएगा, इसलिए डायरेक्टली सिर्फ 1 डालो, 1 अपॉन 7 माइनस 4 अपॉन 6 प्लस 5 अपॉन 5 माइनस 4 इंटू 1 अपॉन 3 माइनस 1 माइनस 4 इंटू tan इनवर्स 5/4। So ultimately this is equal to 1 upon 7 minus 4 upon 6 plus 1 minus 4 upon 3 plus 4 minus pi, ठीक है। अब इसको बस कैलकुलेट कर लेने का, 4 प्लस 1 5 आ गया ये, ठीक है, तो प्लस 5 कर देते हैं
एंड दिस इज 2, 3 जा 2, 2 जा 2/3, 4/3, 6/3, तो -2 आ गया ये -2 बन गया, तो 5 - 2 3 बन गया, तो +3, 7 3 जा 21 + 1 22/7 -π, 22/7 -π आंसर हो जाना चाहिए, 22/7 -π ऑप्शन नंबर ए। तो यार इस वीडियो में हमने क्या देखा, 5 क्वेश्चन सॉल्व किए एंड मल्टीपल करेक्ट टाइप क्वेश्चन सॉल्व हो गए सारे। इंटीग्रेशन का भी क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था, ये क्वेश्चन भी अच्छा था, ये वाला क्वेश्चन इजी था, थोड़ा सा ट्रिक समझना था बस। ये क्वेश्चन तो बहुत लेंदी था यार, बहुत। ये क्वेश्चन पहला वाला इजी था। मल्टीपल करेक्ट टाइप क्वेश्चन सॉल्व हो गए। मैंने क्या बोला था, IIT-JEE 2010 का जो मैथ्स का पेपर था ना, वो बहुत वन ऑफ द टफेस्ट पेपर आया हुआ था, ठीक है। तो इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। सारे क्वेश्चन सॉल्व करना आसान है क्या? नहीं है। टीचर्स भी यार सारे क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। ऐसा होता है, इंस्टीट्यूट में भी जब सॉल्यूशन निकालते हैं ना, एक टीचर कोई बंदा थोड़ी निकालता है, ग्रुप ऑफ टीचर्स बैठते हैं, देन जाके IIT-JEE का सॉल्यूशन निकलता है। तो तुम्हें सोचो कि भाई तुम स्टूडेंट हो, है ना, IIT-JEE का कट ऑफ बहुत कम है, 40%, 50% में अच्छे अच्छे IITs मिलते हैं। तुम्हारा फोकस क्या होना चाहिए? तुम्हारा फोकस ये होना चाहिए कि भाई मैं जो क्वेश्चन सॉल्व करूंगा ना, 100% सॉल्व करूंगा। 5 क्वेश्चन में से मैं 3 क्वेश्चन ही करूंगा, 2 क्वेश्चन नहीं करूंगा, लेकिन 3 क्वेश्चन राइट करूंगा। एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा मैटर करता है वहाँ पे, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करेगा कि तुम बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो। लिमिटेड क्वेश्चन भी सॉल्व करोगे, सेलेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तुम्हारा IIT-JEE में सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए पढ़ते रहो, मचाते रहो। ऑल द बेस्ट।